वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग आज से एनसीईआरटी के ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का ये सीरीज होगा। जिसमें ये जो हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम लोग कंप्लीट क्लास 6 का ज्योग्राफी देखेंगे, एक एक चीज़ पूरा डिटेल में। और एनसीईआरटी जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, जहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ लेने के बाद 95% जो है वो कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट मैराथन वीडियो होगा, कंप्लीट क्लास 6 का देखेंगे। इसके बाद कंप्लीट क्लास 7 का हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास 6 का। देखिए, धैर्य बनाए रखेंगे और शांति से इसे सुनेंगे, और दोबारा अगर 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो सारी चीज़ें लगभग क्लास 6 में ज्योग्राफी में जैसे जैसे एनसीईआरटी में दी गई है, हम लोग उसको उसी तरह पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 6। ये मैराथन वीडियो है। पूरा क्लास 6 में कुल 8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर हैं, और हर चैप्टर को हम लोग इसमें समाहित किए हुए हैं। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट। कोई भी एनसीईआरटी की किताब क्लास 6 की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर हम लोग क्लास 7 की चर्चा करेंगे। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और 11, 12 सब चीज़ को हम लोग देख लेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इससे। देखिए, यहाँ पे है क्लास 6 कंप्लीट ज्योग्राफी, एनसीईआरटी। देखिए, पूर्ण चंद्र वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। जिसमें चांद पूरा गोल होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। और पूरे चंद्र को एक महीने में हम लोग एक ही बार देख सकते हैं। कितनी बार? एक महीने में। तो पूर्ण चंद्र वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और पूर्ण चंद्र को हम लोग एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं? तो एक बार। नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहा जाता है। नए जो फिर से जो नया चंद्रमा बनता है, उसकी काली रात होती है, काली अंधेरी रात होती है, जिसको अमावस्या कहा जाता है। और यह जो है अमावस्या, नए चंद्रमा की रात्रि अर्थात अमावस्या 15 दिन के बाद दिखाई नहीं देता है। अर्थात 15 दिन दिखाई देता है, फिर 15 दिन के बाद दिखाई नहीं देता है। एक एक पॉइंट नोट करेंगे। पूर्ण चंद्र वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें एक महीने में एक बार ही हम लोग चंद्रमा को देख सकते हैं, पूर्ण चंद्र को। और नए चंद्रमा की रात्रि को हम लोग अमावस्या कहते हैं। इसमें काली अंधेरी रात होती है, और यह नए चंद्रमा की रात्रि 15 दिन के बाद दिखाई नहीं देता है। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट दिमाग में नोट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक ज़रूर करते रहेंगे। और साथ ही साथ इसको 2-3 बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें दिमाग में क्लियर हो जाएगी। रात के समय आसमान में चमकने वाली सभी वस्तुएं, जैसे सूर्य तथा चंद्रमा, ये सभी खगोलीय पिंड कहे जाते हैं। जो सारी रात के समय आकाश में जो वस्तुएं चमकती हैं तथा सूर्य और चंद्रमा, इन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। इसके बारे में जानकारी होगा। इसके बाद तारा एक खगोलीय पिंड है जो आकार में बहुत बड़ा होता है। इसका निर्माण गैसों से हुआ है, और इसकी अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है, जिसका वे बहुत मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। तो तारा क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो आकार में बहुत बड़ा होता है। इनका निर्माण गैसों से होता है। मुख्यतः हीलियम और हाइड्रोजन का इसमें संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और इनकी अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है, जो बहुत बड़ी मात्रा में ये उत्सर्जित करते हैं। याद रखेंगे, सूरज भी क्या है? एक तारा है। पूछा जाएगा कि तारों की संख्या कितनी है? तो अनगिनत। ये चीज़ सभी लोग जानते होंगे। तारों की अनगिनत संख्या है।
इसके बाद तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, अर्थात तारों का तंत्र छोटा दिखने का कारण क्या है। तो तारे छोटे दिखाई देते हैं, ये बहुत दूर है। ये क्या है, पृथ्वी से बहुत ही दूर है। और इस पृथ्वी से दूर होने के कारण तारों का जो प्रकाश और ऊष्मा है वे हम तक जल्दी नहीं पहुंच पाता है और प्रकाश और ऊष्मा को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए तारे केवल टिमटिमाते हैं और चमकते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर हैं। अब देखिए, टिमटिमाते इसलिए हैं कि जब उनका प्रकाश वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल के कणों के द्वारा वह विभिन्न डायरेक्शन में परिकीर्णित हो जाता है, रिफ्रैक्शन, ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, जो तारों के विभिन्न समूह मिलकर कई प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, जिन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा नक्षत्र मंडल कौन है, जिसे बिग बियर या अर्सा मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, बिग बियर या अर्सा मेजर, यह सबसे बड़ा नक्षत्र मंडल है। आकाश में इसे सप्तऋषि के रूप में आसानी से देख सकते हैं। अर्सा मेजर बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है और इसी का एक भाग है स्मॉल बियर, जिसे सप्तऋषि कहते हैं। इसमें 7, सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है संत। तो 7 संतों का यह क्या है, एक समूह है जो इस वाट की आकृति में बटा रहता है। इस तरह से वाट की आकृति में आकाश में इसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्मॉल बियर या सप्तऋषि कहते हैं। सप्त का मतलब 7 और ऋषि का मतलब संत। तो अर्सा मेजर बहुत आसानी से पहचान में आने वाला एक नक्षत्र मंडल है। तो पूछा जाता है कि अर्सा मेजर अर्थात बिग बियर क्या है, तो एक नक्षत्र मंडल है और इसी का एक भाग है स्मॉल बियर, सप्तऋषि। प्राचीन समय में रात्रि में दिशा का निर्धारण किसके सहायता से होता था, तारों की सहायता से। तो प्राचीन समय में रात में जो दिशा का निर्धारण होता था वो होता था तारों की सहायता से। अब उत्तर दिशा को बताने वाला तारा कौन है, उत्तर दिशा को बताने वाला तारा है ध्रुव तारा। इसका नाम क्या है, ध्रुव तारा। ये सबसे पहले चमकदार तारा दिखाई देता है उत्तर की दिशा में, ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो सप्तऋषि की सहायता से हम लोग ध्रुव तारे की स्थिति को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से इस ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब देखिए, ग्रहों के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें कि ग्रह क्या है। तो ग्रह एक खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। इनमें प्रकाश तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये सभी लोग जानते होंगे कि ग्रह क्या हैं। तो ग्रह भी एक खगोलीय पिंड हैं जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं, अर्थात जब तारे के प्रकाश ग्रह पे पड़ते हैं तो इनकी रिफ्लेक्शन से हम लोग उसको देख पाते हैं। अंग्रेजी में ग्रह का नाम होता है प्लैनेट। अंग्रेजी में ग्रह को क्या कहते हैं, प्लैनेट। अब एक चीज़ याद रखेंगे, प्लैनेट शब्द का निर्माण ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो प्लेनेटाई शब्द से हुआ है प्लेनेट शब्द का निर्माण, जो कि एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी के बारे में चर्चा करें तो पृथ्वी एक ग्रह है, जैसे कि तीसरे नंबर पर है बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। इसको संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त होती है, सूरज से।
और इसके सबसे नज़दीक तारा कौन है? सूर्य है। तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। देखिए हम लोग छठे क्लास के एनसीईआरटी के अनुसार ही इसको पढ़ रहे हैं और यूट्यूब के इतिहास में ये हैंड रिटेन नोट्स है, इसे आप लोग पहली बार देखेंगे। तो पृथ्वी एक ग्रह है और इसको जो संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा मिलती है वो किससे प्राप्त होती है? सूरज से। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है? सूरज। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी अर्थात चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? चमकदार। तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी अर्थात चंद्रमा से देखने पर जो पृथ्वी है वो चमकदार दिखाई देता है। अब देखिए कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं, चारों ओर रिंग होता है, इस तरह से रिंग होता है। अब कौन कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो 4 ग्रह दिमाग में नोट करेंगे। एक है बृहस्पति जिसको ज्यूपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूपिटर, जो कि सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। दूसरा है सैटर्न यानी कि शनि। तीसरा है यूरेनस अर्थात वरुण। तो यही 3 ग्रह हैं जिनके चारों ओर रिंग अर्थात छल्ला पाया जाता है। बृहस्पति अर्थात जुपिटर, शनि अर्थात सैटर्न, यूरेनस अर्थात वरुण। ये जो छल्ले होते हैं विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं और पृथ्वी से इन छल्लों को हम लोग किसकी सहायता से देख सकते हैं? दूरबीन की सहायता से। किससे? दूरबीन की सहायता से। देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और जो सैटर्न है अर्थात शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि यूरेनस अर्थात वरुण यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि जो है वो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, यह पानी में भी तैर सकता है। बृहस्पति गैसों का बहुत बड़ा समूह है, ये सबसे ज़्यादा इस पे उपग्रह पाए जाते हैं। गैसों का यह भंडार है। वास्तव में बृहस्पति एक गैस ही है। और अरुण को हम लोग हरा ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस की प्रधानता होती है। हम लोग इस सब को आगे देखेंगे। देखिए पौराणिक रोमन कहानियों में सोल की चर्चा की गई है। सोल का मतलब होता है सूर्य देवता। तो पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा गया है? सोल। सौर शब्द का क्या अर्थ है? सूर्य से संबंधित। तो सौर्य शब्द का अर्थ होता है जो सूर्य से संबंधित हो। सूर्य के परिवार को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य के परिवार को। अब यहाँ पे एक चीज है कि सौर मंडल के कौन कौन से सदस्य हैं। देखिए सौर मंडल के तो वैसे तो 8 ग्रह और एक सूरज होता है। तो सौर मंडल के सदस्य की बात की जाए तो एक तो सूर्य है और 8 ग्रह हैं। सूर्य और 8 ग्रह, साथ ही साथ उपग्रह भी हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हैं जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी सौर मंडल के सदस्य हैं। तो कौन कौन? सूर्य, उसके बाद 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी सौर मंडल के ही सदस्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल अर्थात सौर परिवार, देखिए सौर मंडल को सौर परिवार भी कहते हैं। इनका मुखिया कौन है? तो सूरज है। मुखिया सूरज है। चंद्रमा के बारे में हम लोग चर्चा करें तो यह एक प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है और यह पृथ्वी का सहचर भी है। पृथ्वी का सहचर है अर्थात पृथ्वी के साथ साथ चलने वाला है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला यह एकमात्र उपग्रह है। तो पूछा जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एकमात्र उपग्रह कौन है? तो वो है चंद्रमा, जो एक प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी का सहचर भी है। ये देखिए हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं।
जो सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा है, अर्थात अपना उपग्रह है। तो पृथ्वी के समान ही 7 और उपग्रह, अभी हमने बताया कि टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। तो पृथ्वी के पास जिस प्रकार एक उपग्रह है चंद्रमा, जो कि सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो उनमें से कुछ और ग्रहों के पास भी अपना चंद्रमा या फिर उपग्रह है। अभी हम लोग देखेंगे जैसे कि बृहस्पति के पास है टोटल 67 अपना उपग्रह है, शनि के पास है 62, ट्राइटियन। अब जियोग्राफी का क्या अर्थ है? जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। तो जियोग्राफी एक क्या है? अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, याद रखेंगे। अब देखिए, जो पूछा जाएगा कि जियोग्राफी शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तो जियोग्राफी शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है। एक है जीई का मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफिया जिसका मतलब होता है लिखना। तो जियोग्राफी शब्द का निर्माण एक तो जीई हो गया और दूसरा हो गया ग्राफिया। तो जीई का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है और ये दोनों शब्द ग्रीक शब्द हैं। तो जियोग्राफी शब्द जो है 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है जीई जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया जिसका मतलब होता है लिखना, और ये दोनों ग्रीक शब्द हैं। सूरज के बारे में चर्चा करें तो सौर मंडल के केंद्र में यह स्थित होता है। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जो बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से इसका निर्माण हुआ है। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में, अभी हमने बताया है कि सौर मंडल का मुखिया है, इस तरह से केंद्र में होता है। चारों तरफ ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। चारों तरफ क्या होते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। यह बहुत बड़ा होता है और इसका निर्माण अत्यधिक गर्म गैसों से हुआ है। सौर मंडल को बांधे रखने का कारण क्या है? सूर्य का खिंचाव बल। जो सौर मंडल को यह सूरज क्यों बांधे रखता है, सभी ग्रह इधर उधर नहीं छितराते हैं, इसका मुख्य कारण है कि सूर्य सभी ग्रहों पर एक आकर्षण बल अर्थात खिंचाव बल लगाता है, जिसको हम लोग अभिकेंद्री बल कहते हैं। अर्थात सभी ग्रहों को अपनी ओर एक बल लगाता है जिसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसी कारण सौर मंडल में सभी ग्रह अपने अक्ष पर स्थिर रहते हैं। सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है कौन? सूरज। तो सूरज जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य की तेज ऊष्मा हमारे द्वारा महसूस नहीं होती है, किसके कारण? दूरी के कारण। तो सूर्य हमसे बहुत दूर है, इसी कारण उसका बहुत सारा तेज और ऊष्मा हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। देखिए, गर्मी के दिनों में 1% तक पहुंच जाता है सूरज का तापमान जो कि पृथ्वी पर आता है, वही लगता है कि बहुत ज़्यादा है। अब सोचिए, अगर वो 1% इतना ज़्यादा है, अगर पूरा प्रकाश आ जाए तो फिर क्या होगा। अब सूर्य से पूछा जाए कि पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब हम लोग देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं उनको हम लोग लाइन से लिखते हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार सौर मंडल के 8 ग्रह कौन कौन हैं? सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, शनि के बाद है यूरेनस अर्थात अरुण, और अंतिम ग्रह है 8वां, सूर्य से सबसे अंतिम दूर पर है नेपच्यून अर्थात वरुण। तो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, बुध अर्थात मरकरी, शुक्र अर्थात वीनस, पृथ्वी अर्थात
अर्थ, मंगल अर्थात मार्स, बृहस्पति अर्थात जुपिटर, शनि अर्थात सैटर्न, यूरेनस अर्थात अरुण और नेपच्यून अर्थात वरुण। यही डिस्टेंस के अनुसार सूरज से ग्रह हैं, 8 ग्रह। अब देखिए, अब है कि इसे याद कैसे रखेंगे। एक ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। तो इसको याद रखने का तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। माई का पहला अक्षर एम है, एम अर्थात मरकरी, मरकरी। वेरी का पहला अक्षर भी है अर्थात वीनस। एफिशिएंट का पहला अक्षर ई है अर्थात अर्थ। मदर का पहला अक्षर एम है अर्थात मार्स। जस्ट का पहला अक्षर जे है अर्थात जुपिटर। सर्व्ड का पहला अक्षर एस है अर्थात सैटर्न। यूएस का पहला अक्षर यू है अर्थात यूरेनस। और नट्स का पहला अक्षर एन है अर्थात नेपच्यून। तो ये हो गया हमारा सूर्य से दूरी के अनुसार एक ट्रिक है ग्रहों को याद रखने का तरीका। देखिए, जियोलॉजी किसे कहते हैं? पृथ्वी के अध्ययन जिस विज्ञान में हम लोग करते हैं उसे जियोलॉजी कहते हैं। तो पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं, जियोलॉजी। पृथ्वी के मापन के अध्ययन को ज्योमेट्री कहते हैं। तो पृथ्वी के मापन को क्या कहते हैं? जिसमें पृथ्वी के हम लोग मापते हैं उसको, उस स्टडी को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं, ज्यामिति। पृथ्वी जिसमें हम लोग पृथ्वी के आकार के अनुरूप अध्ययन करते हैं उसे जियोइड कहते हैं। तो जिस साइंस में पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन किया जाता है उसे जियोइड कहते हैं। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी, पृथ्वी का मापन ज्योमेट्री और पृथ्वी के आकार का अनुरूप इसे जियोइड कहते हैं। जो व्यक्ति खगोलीय पिंड और उनके गति के संबंध में अध्ययन करता है उसे खगोल शास्त्री कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाला व्यक्ति खगोल शास्त्री कहलाता है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जो आर्यभट्ट थे, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, या यूँ कहें कि भारत के पहले खगोल शास्त्री थे। देखिए, सौर मंडल के सभी ग्रह, जो 8 ग्रह हैं, ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं एक निश्चित पथ में, जिसे कक्षा कहा जाता है, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा या ऑर्बिट। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। तो पूछा जाता है कि सूरज के चारों तरफ जो ग्रह हैं, 8 ग्रह, वो चक्कर लगाते हैं एक निश्चित पथ में। उस पथ या रास्ता को कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और इनका जो रास्ता होता है ये इस तरह से, जिसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। किस रास्ते में? दीर्घवृत्ताकार पथ में ये चक्कर लगाते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, बुध। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को इसे कितना दिन लगता है? 88 दिन। तो सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन लगता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, सबसे कम समय लगता है 88 दिन। अब देखिए, अब है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की ममेरी बहन, जो भी है पृथ्वी से रिलेशन बना दीजिए, तो ये कहते हैं शुक्र ग्रह को, अर्थात वीनस को। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है।
तो शुक्र की आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अब देखिए, पहले 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। 9वां ग्रह था प्लूटो, लेकिन 2006 में इसे बाहर कर दिया गया ग्रहों की श्रेणी से और इसे बौना ग्रह की श्रेणी में, ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रख दिया गया। प्लूटो को यम भी कहते थे, प्लूटो को यम। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में एक बैठक किया और इस बैठक में उसने निर्णय लिया कि प्लूटो क्या है, एक बौना ग्रह है, इसीलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्योंकि वर्ष 2006 से पहले जो प्लूटो अर्थात यम है वह 9वां ग्रह था। कौन सा? 9वां ग्रह। अब उसको हटा के टोटल ग्रहों की संख्या 8 हो गया। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक गणराज्य में यह बैठक हुआ था। यह बैठक कहाँ हुआ था? चेक गणराज्य में। देखिए, और भी 2-3 बौने ग्रह हैं जिनके नाम है सीरस 2003 UB 313। ये दोनों भी बौने ग्रह हैं, 2003 UB 313 और सीरस। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पूछा जाएगा कि प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। तो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय लगता है। वैसे 8 मिनट 16 सेकेंड जो है ये समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड, 16 सेकेंड। अब पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। अभी हमने बताया, पहले है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है अर्थ। तो तीसरे नंबर पर है सूरज से दूरी के हिसाब से पृथ्वी। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है कि पृथ्वी आकार में कौन सा नंबर का ग्रह है? तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास यह थोड़ा चपटा है और इसका आकार भू आब है। इसका आकार कैसा है? भू आब है। भू आब का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार होना, पृथ्वी के समान आकार होना। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुवों के पास यह थोड़ी चपटी है। इस तरह से यहाँ पे ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे चपटी है और यह भू आब के आकार का है। भू आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। अब देखिए पृथ्वी जो है सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह? इसका कारण है कि यहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायु है, जल है। यहाँ का न तो तापमान न अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। तो पृथ्वी जो है न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। हमारे जीवन के लिए आवश्यक पानी और वायु यहाँ पे उपस्थित है और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। तो इसी कारण पृथ्वी सबसे सौर मंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो जीवन के लिए यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। न तो यह अधिक गर्म है न ठंडा। हमारे जीवन के लिए आवश्यक पानी और वायु उपस्थित है यहाँ पे और वायु में जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जो कि सबसे महत्वपूर्ण गैस है पाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यह इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो मुख्य तौर पे इसके 2/3 सतह जो है वह जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसी कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर
पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। जब हम लोग पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे तो यह नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अब देखिए, चंद्रमा पर पहुंचने वाला, कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 21 जुलाई 1969 को। तो याद रखेंगे, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 21 जुलाई 1969 को। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए, अब चंद्रमा के बारे में हम लोग एक बार देखें तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 है किसका? चंद्रमा का व्यास। पृथ्वी से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा निकट होने के कारण यह इतना बड़ा प्रतीत होता है। तो चंद्रमा जो है वो बड़ा क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी से जितने सारे खगोलीय पिंड हैं उनकी अपेक्षा यह बहुत निकट है, इसी के कारण यह इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। इसका जो डायमीटर है अर्थात व्यास है वह पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है, 1/4 है, और यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। याद रखेंगे, चंद्रमा जो है हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर। उपग्रह क्या है? तो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या है? अब थोड़ा सा देखते हैं कृत्रिम उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह भी इसे कहते हैं, जिसका निर्माण वैज्ञानिकों के द्वारा होता है। तो जिस उपग्रह का निर्माण वैज्ञानिकों के द्वारा होता है उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और पृथ्वी पर संचार माध्यमों में होता है। तो कृत्रिम उपग्रह का जिसे हम लोग मैन मेड सैटेलाइट कहते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट वगैरह सब कृत्रिम उपग्रह है, इनसैट है। तो ये मानव निर्मित उपग्रह होते हैं जिसका निर्माण वैज्ञानिक करते हैं। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में होता है एवं पृथ्वी पर संचार माध्यमों में होता है। देखिए, कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और इसे अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और अंतरिक्ष में इसे स्थापित कर दिए जाते हैं। अब कुछ भारतीय उपग्रह जिसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, जैसे कि इनसैट, IRS, एडुसेट, ये सभी जो हैं कृत्रिम उपग्रह हैं भारतीय, जिसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। अब देखिए, चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। हम लोगों को चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है एक ही भाग? क्योंकि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करना। चंद्रमा जो है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, साथ ही साथ अपने अक्ष पर एक चक्कर भी 27 दिनों में ही पूरा करता है। याद रखेंगे, अर्थात इस तरह से घूमता है तो 27 दिन में ही एक चक्कर पूरा करता है और पृथ्वी का एक चक्कर भी 27 दिनों में ही पूरा करता है। अब चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, उसका कारण क्या है? तो चंद्रमा पर जीवन नहीं है, वहाँ पे मानव नहीं बच सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो वायु और पानी का अभाव। चंद्रमा पर न तो ऑक्सीजन है और न ही जल है। तो अभी हमने बताया
कि जीवन जीने के लिए दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, हवा और पानी, और ये दोनों चीज़ें चंद्रमा पर नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे जीवन असंभव है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और इन छाया को हम लोग पूर्णिमा के दिन ही देख सकते हैं। तो चंद्रमा की सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और इन छाया को हम लोग पूर्णिमा के दिन ही देख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन याद रखेंगे। अभी हमने ऊपर बताया पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र का रात। अब देखिए तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर और भी सारे असंख्य पिंड चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो जो तारे हैं, जो ग्रह हैं और उपग्रह, उनके अतिरिक्त भी सूरज के चारों ओर कुछ असंख्य छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह अर्थात अंग्रेजी में इसे एस्टेरॉयड कहते हैं। एस्टेरॉयड्स याद रखेंगे। और ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। जैसे ये मंगल है और ये बृहस्पति है, तो इनके बीच इस तरह से छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वे ग्रहों के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत बरस पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये ग्रहों के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत बरस पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। अब देखिए उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं। उल्का और उल्का पिंड। तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग उल्का पिंड या उल्का कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में मेटियोर कहते हैं। मेटियोर, और जो जलने लगते हैं उन्हें मेटिरोइड कहते हैं। मेटेरोइड। देखिए कभी कभी ये जो उल्का पिंड होते हैं ये पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, और इन्हें पूछल तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछल तारा। तो पूछल तारा के बारे में समझ में आ गया होगा कि कभी कभी ये जो उल्का पिंड होते हैं ये पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, अर्थात ये पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, और इस प्रकार ये वायु के साथ बहुत घर्षण करते हैं, और इसी घर्षण के कारण ये जल जाते हैं। फलस्वरूप इनमें चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, और कभी कभी ये जो कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे पृथ्वी के धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, और इन्हीं को ही पूछल तारा कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए कि आकाश में लाखों तारों के समूह की एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता होता है, जिसे आकाश गंगा या
मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। इसे ही दुग्ध मेखला कहते हैं। मिल्की वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। तो आकाश में लाखों तारों का एक जो समूह होते हैं वे एक ओर से दूसरी ओर तक सफ़ेद पट्टी के रूप में फैले हुए हैं और एक चमकदार रास्ता बनाते हैं और इन्हें मिल्की वे या आकाश गंगा कहते हैं। याद रखेंगे, आकाश गंगा। देखिए आकाश में जब हम लोग देखेंगे तो वाइट वाइट लगेगा कि बहुत चादर की तरह बिछा हुआ है, यही मिल्की वे या दुग्ध मेखला है, आकाश गंगा है। हमारा जो सौर मंडल है वो भी आकाश गंगा का ही भाग है, क्योंकि सूरज क्या है? तारा है, तो जाहिर सी बात है तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तो सौर मंडल भी एक आकाश गंगा का ही पार्ट है। प्राचीन भारत में आकाश गंगा की कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? आकाश गंगा पड़ा। तो प्राचीन भारत में आकाश गंगा की कल्पना किससे की गई थी? आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? आकाश गंगा पड़ गया, आकाश गंगा। अब देखिए ब्रह्मांड क्या है। तो आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली से बनी है। तो आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली से बनी है और इस प्रकार और इसी प्रकार की जो लाखों दिखाई दे रहे हैं जो आकाश गंगा, उन्हीं के द्वारा ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। तो ब्रह्मांड में तारे, बहुत सारे तारे, ग्रह, आकाश गंगा ये सभी फैले हुए हैं और इन्हीं से आकाश ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए कि पृथ्वी से सौरमंडल, सौरमंडल से आकाश गंगा और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि पृथ्वी से सौरमंडल, पृथ्वी से जो बड़ा है वो सौरमंडल है, सौरमंडल से बड़ा आकाश गंगा है और उसके बाद ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी सबसे छोटा, जो सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाश गंगा का भाग है और पूरे आकाश गंगा मिलकर एक ब्रह्मांड की रचना का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 8 ग्रह और सूर्य को देखते हैं। ये सूर्य है, ये सूर्य है और इसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है क्लास 6 में, उसके अनुसार अध्ययन करें तो देखिए ये जो सबसे नज़दीक दिखाई दे रहा है ये है बुध। ये ग्रह जो है इसका नाम है बुध। ये देखिए बुध है, बुध यानी कि मरकरी। यह जो बुध है सूरज के चारों ओर इसका परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन, जबकि अपने अक्ष पर यह 59 दिनों में घूमता है। अर्थात एक चक्कर इस तरह से पूरा लगाता है 88 दिनों में, लेकिन इस तरह से एक एक चक्कर 59 दिन में, एक बार 59 दिन में, लेकिन पूरा एक चक्कर जो है वह 59 दिनों में। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बताया था? जब पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो उसको परिक्रमण काल कहते हैं, और यदि अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है तो उसको घूर्णन काल कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि बुध का घूर्णन गति क्या है? तो बुध का घूर्णन गति है 59 दिन और परिक्रमण काल है 88 दिन। अर्थात 88 दिनों में जो बुध है वह सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि अपने अक्ष पर वह 59 दिनों में घूमता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सूरज से दूरी के मामले में शुक्र। ये देखिए शुक्र है। शुक्र सूरज के चारों ओर 265 दिनों में परिक्रमण करता है, अर्थात इसका परिक्रमण काल 265 दिन है, जबकि घूर्णन काल 243 दिन है।
देखिए पृथ्वी का है 365 दिन, इसी कारण यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का भगिना, क्योंकि आकार और आकृति साथ ही साथ जो घूमने की गति है कितने दिनों में, वह भी पृथ्वी के लगभग बराबर है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन, इन सभी से संज्ञा दी जाती है। इसके बाद देखिए हमारा है ये पृथ्वी, तीसरे नंबर पर आता है ये पृथ्वी। पृथ्वी जो है, एक चीज और याद रखेंगे कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर, पृथ्वी जो है वह सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता है 365 दिन में। वैसे तो करता है 365 दिन 6 घंटा में, 6 घंटा में। अब ये जो 365 दिन 6 घंटा होता है, अगर 4-4 बरस जोड़ा जाए तो 6 कितना हो जाएगा 24, अर्थात प्रत्येक 4 बरस के बाद एक दिन बदल जाएगा। इसीलिए लीप ईयर कितने दिनों का होता है, 366 दिनों का, क्योंकि हर एक 4 बरस के बाद ये लीप बरस आता है। क्योंकि 365 दिन 6 घंटा जो है वो बदल जाएगा अब 6 चौक 24 घंटा, अर्थात 301 दिन बढ़ जाएगा, 366 दिन। इसीलिए लीप बरस 366 दिनों का होता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है 365 दिनों में। 365 दिन 6 घंटा मान सकते हैं, जबकि अपने अक्ष पर घूमता है 24 घंटा में, अर्थात एक दिन में। अब एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी के बाद आता है ये मंगल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है मंगल। चौथे नंबर पर आता है मंगल, जिसे मार्स कहते हैं। मार्स ये सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता है 687 दिनों में, 687 दिनों में, जबकि अपने अक्ष पर यह 1 दिनों में घूमता है। अपने अक्ष पर कितने दिनों में, 1 दिन में। इसका घूर्णन काल है 1 दिन, अर्थात 24 घंटा, और परिक्रमण काल है 687 दिन। देखिए सारी चीज़ें याद रखेंगे, एनसीईआरटी का है और बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके 2 चंद्रमा हैं, अर्थात 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और दूसरा डिमोस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये है क्षुद्र ग्रह। हमने बताया था कि ग्रहों और तारों के अतिरिक्त भी कुछ आकाशीय पिंड हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पथरीले पदार्थ होते हैं और ये क्षुद्र ग्रह कहे जाते हैं। कुछ उल्का पिंड भी होते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह जो हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसके बाद पाया जाता है क्षुद्र ग्रह, और यह क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में होता है। तो एक बात और याद रखेंगे, थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं कि ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है, जो क्षुद्र ग्रह के बाएं साइड है, अर्थात सूरज के नज़दीक है, इसीलिए इन्हें इनर प्लैनेट अर्थात आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह, ये जो चारों दिखाई दे रहा है, ये आंतरिक ग्रह है। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है, आउटर प्लैनेट। तो ये क्षुद्र ग्रह है जो कि आकाशीय पिंड है। इसके बाद ये है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 11 बरस 11 महीना में। याद रखेंगे कि इसका परिक्रमण काल कितना है, 11 बरस 11 महीना, जबकि अपने अक्ष पर यह 9 घंटा 56 मिनट में घूमता है। कितना, 9 घंटा 56 मिनट में। इसके कुल 16 चंद्रमा है। वैसे देखिए 62 है, इसके कुल चंद्रमा की संख्या कितनी है, 16। इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, ये है शनि। देखिए बृहस्पति जो है
वो गैसों का गोला है। इतना ना वहाँ का टेम्परेचर माइनस में है कि वे सभी गैस जम के एक ग्रह का रूप धारण कर लिए हैं। और 8 ग्रहों में बृहस्पति अर्थात जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है शनि, जिसको सैटर्न कहते हैं। ये देखिए, ये है शनि। बृहस्पति के बाद यदि सूरज से कोई दूर है तो वो है शनि। और शनि ग्रह जो है, यह इसकी खासियत है कि यह शनि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछा जाए कि बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो वो है शनि। यह सूरज के चारों ओर 29 बरस 5 महीना में परिक्रमा करता है। अर्थात इसका जो परिक्रमण काल है वह 29 बरस और 5 महीना है। और अपने अक्ष पर यह 10 घंटा 40 मिनट में घूमता है। अर्थात इसका जो घूर्णन काल है वह 10 घंटा 40 मिनट है, जबकि इसका परिक्रमण काल 29 बरस 5 महीना है। इसके कुल चंद्रमा की संख्या है 30, अर्थात उपग्रहों की संख्या कितनी है? 30। वैसे तो इसका माना जाता है 62 है। ट्राइटन सबसे बड़ा है। इसके बाद ये है 7वें नंबर पे अरुण अर्थात यूरेनस। अरुण अर्थात यूरेनस। देखिए, अरुण जो है सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने में 64 बरस लगाता है और अपने अक्ष पर यह 17 घंटा 14 मिनट में ही चक्कर लगा लेता है। तो अर्थात इसका घूर्णन काल कितना है इस अरुण का, जिसे यूरेनस कहते हैं, घूर्णन काल है 17 घंटा 14 मिनट, जबकि परिक्रमण काल है 64 बरस। इसके चंद्रमा की संख्या है 17। कितना है? 17। अब अंतिम पे आता है वरुण अर्थात नेपच्यून। वरुण अर्थात नेपच्यून, ये हमारा सूरज से सबसे दूर ग्रह है, 8वां ग्रह है नेपच्यून, यानी कि वरुण। यह सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता है 164 बरस में। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि परिक्रमण काल किसका है, तो वो है वरुण का, क्योंकि यह सूरज से सबसे दूर है। और इसका घूर्णन काल है 16 घंटा 7 मिनट और इसके कुल चंद्रमा की संख्या है 8। तो सूरज के चारों ओर 164 बरस में यह चक्कर लगाता है। कौन? जिसका नाम है वरुण अर्थात नेपच्यून। और यह अपने अक्ष पर 16 घंटा 7 मिनट में एक घूर्णन करता है और इसके कुल चंद्रमा की संख्या है 8। शनि के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे, इसके चारों ओर एक विशेष प्रकार का छल्ला पाया जाता है, यही इसकी खास विशेषता है। और अरुण को हम लोग हरा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह कंप्लीट मीथेन से बना है। और ये चारों ग्रहों को हम लोग बाहरी ग्रह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, अभी हमने हालांकि बता भी दिया है इसे कि आंतरिक ग्रह कौन कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब इन्हें आंतरिक ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है। किससे? चट्टानों से। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को हम लोग बाहरी ग्रह कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बने हैं। अभी हमने बताया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सभी गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बने हैं और सूरज से बहुत ही दूर हैं। इन्हीं कारण इन्हें आउटर प्लैनेट अर्थात बाह्य ग्रह कहते हैं। इसके बाद सूरज से दूरी के हिसाब से देखिए तो बुध जो है सबसे नज़दीक है, 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूरज से कितना किलोमीटर दूर है? 58 मिलियन किलोमीटर। तो सूरज से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। दूसरे नंबर पर है शुक्र, जो सूरज से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। तीसरे नंबर पर है पृथ्वी। इम्पॉर्टेंट है,
जो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सूरज से। चौथे नंबर पर है मंगल। मंगल जो है वह 228 मिलियन किलोमीटर सूरज से दूर है। पाँचवें नंबर पर है बृहस्पति। यह 778 मिलियन किलोमीटर सूरज से दूर है। छठे नंबर पर है शनि, जिसकी सूरज से दूरी है 1427 मिलियन किलोमीटर। सातवें नंबर पर है अरुण अर्थात यूरेनस, जो सूरज से 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है। जबकि आठवें नंबर पर अर्थात अंतिम जो ग्रह है वह सूरज से 4496 किलोमीटर दूर है। ये देखिए सूरज से डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग लिखे हुए हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है कितना? 1,00,000 किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर, याद रखेंगे। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख किलोमीटर, अर्थात बुध कितना है? 5,80,00,000। 58 में 10 लाख से गुना करेंगे तो 5,80,00,000 किलोमीटर जो है सूरज से दूर है। इसी तरह सबका हम लोग निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा आकार की बात कर ली जाए तो देखिए आकार में सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद वरुण, फिर मंगल, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र और अंत में बुध। पृथ्वी का जो आकार है, एक बात और याद रखेंगे, ये उल्टा है। पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण के बाद है पृथ्वी, उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल, तब होगा बुध। इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे मंगल की जगह पृथ्वी होगा और पृथ्वी की जगह शुक्र होगा, शुक्र की जगह मंगल होगा और तब ये बुध। यहाँ पे तीनों जो है। पृथ्वी का आकार उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, अर्थात इस तरह से है पृथ्वी। तो पृथ्वी का आकार उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, लेकिन मध्य में बीच में थोड़ी उभरी हुई है। अब देखिए ग्लोब आते हैं। ग्लोब क्या है? फिर ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप है, एक छोटा सा रूप है जो इसका वास्तविक प्रतिरूप है। तो पूछा जाएगा ग्लोब क्या है? अब पूरे पृथ्वी को कॉपी पे या किताब पे दर्शाना तो संभव नहीं है, तो उसकी आकृति को हम लोग एक छोटे से नक्शा में दर्शाते हैं, छोटे से आकार में, और वही वास्तविक प्रतिरूप को ही हम लोग ग्लोब कहते हैं। तो पृथ्वी के लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप को ही हम लोग ग्लोब कहते हैं। अब ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार जो है वह अपने पहिया को घुमाता है, या फिर लट्टू नचाने वाला अपने लट्टू को घुमाता है, अर्थात अक्ष पर इस तरह से घूमते रहता है यह ग्लोब। ये देखिए ये अक्ष है और इसके चारों तरफ इस तरह से ये नचते रहते हैं ग्लोब। ये स्टैंड है। तो समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का एक लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है ग्लोब। ग्लोब जो है वो कभी स्थिर नहीं होता, पृथ्वी की तरह ही यह घूमते रहता है और यह कुम्हार के चाक और लट्टू की तरह घूमता है। यहाँ पे देखिए ग्लोब है। ग्लोब को हम लोग जब भी देखेंगे तो वह तिरछा झुका रहता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वास्तव में ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये झुका हुआ है ऐसे, क्योंकि यह दर्शाता है कि पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जमीन से 66 डिग्री और यह जो देशांतर है, मध्य देशांतर, उससे 23.5 डिग्री झुका है। तो ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये है स्टैंड, ये है स्टैंड। अब देखिए कि झुकी हुई अवस्था में जो ग्लोब की सुई है उसे अक्ष कहते हैं। इस तरह से ग्लोब है, ग्लोब ऐसे है,
अब ये जो झुकी हुई अवस्था में ये जो सुई दिखाई दे रहा है, इसी को अक्ष कहते हैं। ये अक्ष है, ये अंदर में रहता है और इसी के चारों परिगत ये ग्लोब नचते रहता है। क्या होता है? नचते रहता है। अब ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अभी हमने बता दिया, जो ग्लोब के ऊपर में है वो उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। इसके चारों तरफ ग्लोब नचते रहता है। ग्लोब का घूर्णन। ग्लोब कैसे घूमता है? जिस तरह पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमता है, उसी प्रकार ग्लोब भी इसी सुई के चारों तरफ पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमता है। तो एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, अर्थात इस तरह से पृथ्वी घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे। अब जब पश्चिम से पूरब की ओर जब पृथ्वी घूमती है, तो चूंकि ग्लोब जो है पृथ्वी का ही एक वास्तविक प्रतिरूप है, तो वो अभी कैसे घूमेगा? इस तरह से। किसके चारों ओर? जो सुई है अर्थात अक्ष है, उसके चारों ओर, पश्चिम से पूरब दिशा में। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी भी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, पर इसका कोई अक्ष नहीं होता है। वास्तव में इसका एक अक्ष काल्पनिक रेखा मानकर चला गया है। तो इस पर कोई, पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती है। वो तो दर्शाने के लिए ग्लोब को जो है हम लोग एक सुई के द्वारा दर्शा दिए हैं, नहीं तो नचेगा ही नहीं। पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत वृत्त कहलाती है। इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है, जैसे हम लोग आगे देखेंगे पूरा डिटेल में। जैसे कि ये यदि मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, इसे पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है ये काल्पनिक रेखा, ये अक्षांश, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। भू का मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में। उत्तरी गोलार्ध, जो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधा भाग है। जैसे ये देखिए, ये ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये विषुवत वृत्त के ऊपर वाला जो उत्तर में हिस्सा है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी के दक्षिण में स्थित जो आधा भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब ये दोनों गोलार्ध क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दोनों का भाग बराबर होता है। अब चूंकि बीचों बीच से गुजरता है विषुवत वृत्त, तो 2 बराबर हिस्सों में तो बांटेगा ही। अब देखिए यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण जो संदर्भ बिंदु है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। चूँकि यह मध्य में है, तो यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का एक सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है विषुवत वृत्त, जिसे विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। देखिए, विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ऐसा कोई पृथ्वी पर मध्य में रेखा नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखा है, याद रखेंगे, और एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्त, ये सभी अक्षांश कहे जाते हैं। तो ये सभी देखिए, जो पूरब से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जो समांतर जो रेखाएं जाती है, ये जो वृत्त है, ये सब दिखाई दे रहा है, ये विषुवत वृत्त है। इसके चारों तरफ समांतर
ये जो वृत्तें हैं इन्हें अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश। ये देखिए, ये ध्रुवों तक भी ये बना हुआ है अक्षांश, ध्रुवों तक भी बना हुआ है ये सभी अक्षांश। तो ये विषुवत वृत्त के उत्तर में भी और दक्षिण में भी सभी समानांतर वृत्त हैं जिन्हें अक्षांश या समांतर रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांशों को अंश अर्थात डिग्री में मापा जाता है। लिखते हैं 90 डिग्री, 77 डिग्री, तो अक्षांश या डिग्री में मापा जाता है। जैसे ये देखिए, ये है पृथ्वी, ये है उसका विषुवत वृत्त, इसके समानांतर कई सारे वृत्त हैं और ये सभी एंगल पर है। यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे कि मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये केंद्र है। अगर इस केंद्र से ऐसे इतना टुकड़ा हम लोग काट के अलग कर दें, इतना टुकड़ा क्या कर दें, काट के अलग कर दें, ठीक है। अगर हम इस टुकड़े को काट के अलग करेंगे, जैसे फिर से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करें, इस तरह से इतना हम लोगों ने टुकड़ा काट दिया, एक केंद्र है। इस केंद्र से यदि हम लोग एक इस तरह से अक्ष बनाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 0 डिग्री। फिर 1 डिग्री बढ़ेगा तो 0 डिग्री बनाएगा, तो इससे एक वृत्त खींचेंगे तो ये हो गया 0 डिग्री। फिर 1 डिग्री पे आएंगे तो ये 1 डिग्री कोण बना, फिर एक वृत्त बना, फिर 1 डिग्री बढ़ा, फिर एक ऐसे वृत्त बना। तो इन वृत्तों को कहा जाता है अक्षांश रेखा। और अंत में एक ध्रुव पर आकर ये टोटल 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन ये गोल आकृति नहीं बनेगी। तो ये वृत्तों को कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उन्हें कहते हैं अक्षांश, जिन्हें डिग्री में मापा जाता है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जितनी सारी समानांतर वृत्त हैं उन्हें अक्षांश या समांतर रेखाएं, समांतर वृत्त कहते हैं, अक्षांश वृत्त कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश अर्थात डिग्री में मापा जाता है। ये देखिए, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं जो कि विषुवत वृत्त के दक्षिण में है, और ये सभी विषुवत वृत्त के उत्तर में है, तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हो गई। और इधर वाले को दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त का मान कितना होता है? 0 डिग्री अक्षांश। कितना होता है? 0 डिग्री अक्षांश। उत्तरी ध्रुव या उत्तरी अक्षांश का मान कितना होता है? 90 डिग्री। अभी हमने बताया ये ऊपर में कितना डिग्री कोण बनाएगा, यहाँ तक जाके 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी अक्षांश का मान भी 90 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बनाएगा? ये 90 डिग्री होगा। तो कुल अक्षांश का मान कितना हो गया? 179। अब 179 क्यों हुआ? 90 तो यहाँ पे बना, 90 इधर बना, लेकिन एक 0 डिग्री वाला भी वृत्त तो बना रहा है, 0 डिग्री वाला वृत्त भी बना रहा है, लेकिन कितना डिग्री कोण? 0 डिग्री। तो कुल मिलाकर कोण की संख्या हो गया 90, 90, 180, और उसमें से ये 0 डिग्री माइनस कर देंगे। ये 0 डिग्री क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि इसको जोड़ के जो है वो टोटल 180 बन रहा है। तो ये 90 डिग्री वाला माइनस का 0 डिग्री वाला माइनस करेंगे तो टोटल अक्षांश हो जाएगा 179 डिग्री, 179 डिग्री अक्षांश, और रेखाओं की संख्या हो जाएगा 181। कुल अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी 181। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश भी तो एक वृत्त बना रहा है, तो वृत्तों की संख्या हो जाएगा 181, जबकि कोणों की संख्या हो जाएगा 179। अक्षांश 179 और अक्षांश रेखाएं अर्थात वृत्तों की संख्याएं हो जाएंगी 181। विषुवत वृत्त के समांतर जो उत्तरी रेखाएं हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जबकि विषुवत वृत्त के दक्षिण में जो समानांतर रेखाएं हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं या दक्षिणी समांतर रेखाएं कहते हैं। अभी हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देख लिया। अक्षांश रेखाएं उत्तर या दक्षिण में प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। अभी हमने क्या बताया कि 0 डिग्री के बाद एक वृत्त बना, फिर 1 डिग्री के बाद एक वृत्त बना, अर्थात प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये जो वृत्त हैं ये खींची गई हैं।
एक बात और याद रखेंगे कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है अर्थात विषुवत वृत्त है, वह सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है, जो कि मध्य में गुजर रहा है, इसके बाद तो सब छोटा होते जा रहा है, चाहे दक्षिणी अक्षांश की ओर बढ़े या उत्तरी अक्षांश की ओर। तो सबसे बड़ा वृत्त है अर्थात सबसे बड़ा अगर अक्षांश रेखा है, सबसे लंबा अक्षांश रेखा है, वह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा। अब देखिए यहाँ पे जो है चित्र में दिया गया है स्पष्ट रूप से, सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अर्थात 90 डिग्री अक्षांश रेखा। ये देखिए 90 डिग्री अक्षांश रेखा जो है सबसे छोटा है यहाँ पे। इस चित्र में देखिए ये है प्रधान याम्योत्तर रेखा। अभी हम लोग आगे देखेंगे जो ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बीच में जो रेखा आती है उसे प्रधान याम्योत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और यहाँ पे देखिए 40 डिग्री 20, ये है विषुवत वृत्त, ऊपर में बढ़ रहा है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, और उसके बाद ये वृत्त का निर्माण हो रहा है। नीचे भी देखिए 20 डिग्री, 40 डिग्री, ऊपर में उत्तरी ध्रुव, यह है उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ वृत्त बन रहा है, और नीचे में भी दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ। अब देखिए यहाँ पे कुछ भारत के बारे में चर्चा कर लें, इम्पोर्टेंट है। अब भारत के बारे में ही आ गया। अब तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश तक है। याद रखेंगे 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर की ओर है, इम्पॉर्टेंट है। जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि ब्राज़ील का बेलो होरिजोंट यह 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। इसीलिए ब्राज़ील में जब दिन होता है तो यहाँ पे रात होता है, अर्थात 5.5-6 घंटे का अंतर हो ही जाता है। हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से टाइम लाइन का निर्धारण करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तक है, जबकि महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि ब्राज़ील का बेलो होरिजोंट 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे।